हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। यूपीएससी की ईपीएफओ की सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे कम से कम एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्सेज करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, अगर वो भी आप करते हैं तो उसमें भी आपको ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट उसके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसको अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन अपने आप में थोड़ा बड़ा पार्ट है। हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिससे कि छोटे छोटे पार्ट्स में इस वीडियो को आपके सामने हम पेश कर पाएं और एक एक चीज आपको अच्छे से समझा पाएं और वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आपका ज्यादा समय भी ना जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, नेचर क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कैसे हम गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, मतलब उसके गोल क्या होते हैं, आखिर क्या फायदा होता है अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उस केस में। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाइएगा, जिसपे देखिएगा कि आपके इंटरेस्ट की कौन सी ऐसी वीडियो है जो कि हमारे चैनल पे चल रही है। और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप और कौन से एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी के लिए आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। कमेंट सेक्शन में हमें करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए डेफिनेशन क्या होती है। देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने यूपीएससी ईपीएफओ में, तो उसके लिए क्या है कि डिफिनेशन को लेके तरह तरह के डिफिनेशन की किस रिसर्चर ने क्या बात कही थी, उस रिसर्चर के नाम से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या किया था, उन सारी चीजों से रिलेटेड एक क्वेश्चंस क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। तो उसके लिए बेटर है कि आप एक एक एस्पेक्ट को, जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए। तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो टर्म होता है, टर्म जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का होता है, वो दिखाता है एक कलेक्टिव रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब आपस में एक सामंजस्यता की स्थिति दिखाता है। किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, वर्कर होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। दूसरा हम बात करें तो एक बेथल जो रिसर्चर थे और उनके एसोसिएट्स थे, उन्होंने डिफाइन किया। ये नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो देखिए बेथल एसोसिएट ने इसको डिफाइन किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट का वो पार्ट होता है जो कि कंसर्न होता है किसी भी एंटरप्राइज के मैन पावर से रिलेटेड, भले ही वो मशीन ऑपरेटर हो, स्किल्ड वर्कर हो या कोई भी ऑपरेटर हो। मतलब क्या है, बेथल एसोसिएट ने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। वो जो मैंने आपको यहाँ जो बताया कि मैनेजमेंट और वर्कर, जो कंपनी का एक मैनेजमेंट होता है जिससे कंपनी मैनेज होती है और कंपनी की अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है, वही चीज होती है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट होता है उसी मैनेजमेंट का जो कि कंसर्न होता है, जिसका मेन लक्ष्य होता है कि जो इंटरप्राइजेस के मैन पावर हो उसको उसमें आपस में एक मैनेजमेंट और एक आपस सामंजस्यता की स्थिति बनाए रखना, और चाहे वो भले ही मशीन ऑपरेटर हो, स्किल्ड वर्कर हो या कोई भी ऑपरेटर हो। अब कैसलमैन्स की लेबर डिक्शनरी में उन्होंने कहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को अपनी डिक्शनरी में उन्होंने डिफाइन किया है कि ये एक रिलेशन होता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में। किसी भी कंपनी में काम देने वाले, जिसको हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं, और काम करने वाले यानी कि जिसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं, वो उनके बीच का एक रिलेशन होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। साथ ही साथ ये रिलेशन होता है यूनियंस के बीच में, जो ढेर सारी यूनियंस बन जाती हैं, लेबर यूनियन उनके बीच में या एम्प्लॉयर यूनियन उनके बीच में एक ये रिलेशन होता है। साथ ही साथ ये स्टेट्स और यूनियंस के बीच में भी, मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन बनती है, उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, जिससे कि ऐसा यूनियन इसलिए करते हैं जिससे कि अपनी बात मनवा सकें अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से वो नाराज हो जाती हैं तो। साथ ही साथ ये एम्प्लॉयर्स और स्टेट दोनों के बीच में भी एक असमंजसता की स्थिति को दिखाता है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी स्टेट का होता है एम्प्लॉयर्स के साथ, वर्कर के साथ और उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो प्रदर्शित करता है। मतलब आईआर जो होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये दिखाता है, एक संबंध को दिखाता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉयर होते हैं और वर्कर होते हैं, और साथ ही साथ इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्कर्स के और एम्प्लॉयर्स के, उनके बीच में एक सामंजस्यता को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन था। इसको अच्छे से टर्म्स को नोट कर लीजिएगा, इसको आप एक अपने नोट्स में बना लीजिएगा इस पे, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से फॉर्मेट होंगे। नेचर बताते हैं, आखिर नेचर क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है, इंडस्ट्रियल मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके कई डायमेंशन होते हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में हम मतलब नाप नहीं सकते। उसके कई डायमेंशन होते हैं, देखने का इसको तरीका बहुत अलग अलग होता है।
और ये इसको 3 स्टेट्स में हम यहाँ पे डिफाइन किए, 3 स्टेट्स ऑफ डिटर्मिनेंट में हम इसको डिफाइन किए हैं। इसमें पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होता है, दूसरा हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है, तीसरा हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या क्या आता है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी हो गई, लेबर लॉस कोई बने, यूनियंस ऑफ वर्कर्स जो और एम्प्लॉयज के होते हैं वो होते हैं फैक्टर, पावर स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ कम्युनिटी से रिलेटेड भी चीजें होती हैं वो आती हैं मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के डायमेंशन में। और इकोनॉमिक, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है। और अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इसमें कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, सोशलिस्ट आ जाते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, कंपनी हो जाती है, ओनरशिप होता है, नेचर और लेबर फोर्स होता है, वो भी आते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें टेक्निक्स, प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती है वो आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, और साथ ही साथ रेशनलाइजेशन, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आती हैं। टेक्निकल फैक्टर भी इसको हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मल्टी डायमेंशनल तो होता है, लेकिन हम इसे 3 डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अच्छा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो बनता है इंटरेक्शन से, किसके? गवर्नमेंट के, इंडस्ट्री के और लेबर के, इन तीनों के आपस में इंटरेक्शन से इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टेब्लिश होता है, और ये साथ ही इंफ्लुएंस करता है इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को। अब गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है? तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम किया जाए। देखिए, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है, एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना जरूरी है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ ही साथ जितने वर्कर्स उनका मोरल भी बूस्ट हो, और एक सामंजस्यता की स्थिति बने रहे और इनोवेशन की भी संभावनाएं रहें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर से हमारी इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यूपीएससी ईपीएफओ की स्पेशल जो प्लेलिस्ट चल रही है। तो ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो दो पार्टीज के बीच में होती हैं, दो पार्टीज यानी कि लेबर पार्टीज जो आपस में पार्टियां लेबर बना लेती हैं, उसके बीच में होता है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन उनके बीच में जो बना रहता है, वो चीज एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाता है। तो मतलब अगर अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना है तो हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करना होगा पार्टीज के बीच में, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन में एस्टेब्लिश करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट्स मतलब कुछ बेनिफिट्स की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिसमें है इंडस्ट्रियल पीस, आप आपस में एक शांति व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो और एम्प्लॉयज की भी सैलरी बढ़े और एम्प्लॉयज को भी फायदा हो, विन विन सिचुएशन हो, और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो वो अपनी बनी रहे, जिससे कि कोई भी निर्णय लेने में ज्यादा एम्प्लॉयर्स को भी कोई दिक्कत ना हो और लेबर्स भी उनके किसी निर्णय से परेशान ना हो। डेमोक्रेसी की स्थिति, एक राष्ट्र प्रजातंत्र उसमें बना रहे और उनकी बात को भी सुना जाए, साथ ही साथ नए इन्वेंशन भी होते रहे और वर्कर्स को भी बेनिफिट हो। देखिए, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें कि एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मान के चलिए एक, अगर इसको फैमिली के रूप में देखें हम, तो जैसे कोई भी फैमिली होती है उसमें अगर लोगों में अगर आपस में सामंजस्यता बनी रहती है तो वो फैमिली ग्रोथ करती है, उसमें शांति बनी रहती है, उस कंपनी में लोगों की एजुकेशन अच्छी होती है, उस कंपनी में आपस में लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, जिससे कि नए नए इनोवेशन की संभावनाएं बनी रहती हैं, और साथ ही साथ इससे सारे जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं फैमिली के, उनको फायदा होता है। तो आप इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसको याद करने में भी आपको आसानी होगी। अब डगलस मैकग्रॉन ने बताया था कि दो डोमिनेंट, ये सारे नाम याद रखिएगा, डगलस मैकग्रॉन जो मैं नाम बता रहा हूं आपको उसको याद रखिएगा आप। तो इन्होंने बताया था कि दो डोमिनेंट एस्पेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन पे काफी प्रभाव डालते हैं। उसमें एक है कॉन्फ्लिक्ट होता है और दूसरा होता है कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन ये दो चीजें हैं जो कि दो डोमिनेंट एस्पेक्ट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। तो देखिए, अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा खराब नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े जो हो जाते हैं अंदर लेबर यूनियन में, झगड़े हमेशा खराब नहीं होते। कभी कभी अपनी बात को उठाना भी बहुत जरूरी होता है अहिंसा के मार्ग के द्वारा, ये इसमें जिससे कि सरवाइव कर सके दोनों, यूनियन और मैनेजमेंट दोनों सरवाइव कर सके। लेकिन बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे डिस्ट्रक्शन होता है। और कोऑपरेशन जरूरी है जिससे कि एक म्यूचुअल कंसर्न आपस में बना रहे, और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आप गोल की बात करते हैं, आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। देखिए, जो वर्कर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही रहे, इंप्रूव हो, ये पहला गोल है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े जिससे कंपनी की ग्रोथ हो और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी बनी रहे। दूसरी चीज देखिए,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेबर लॉ और बाकी लेबर के अधिकारों से रिलेटेड चीजों में इंटरनेशनली अपनी भूमिका निभाती है, तो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको कहते हैं, वो उसमें एक एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें एशिया के रीजनल चीजों को लेके कुछ नियम कानून बनाए गए थे, और उसी में एक कमेटी बनाई गई थी, लेबर मैनेजमेंट कमेटी। ये लेबर मैनेजमेंट कमेटी का ये जो लेबर मैनेजमेंट कमेटी है, ये रिकॉग्नाइज करती है, इन्होंने बनाया कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, सोशल पॉलिसी के रूप में, जिससे कि बेटर रिलेशन बन पाए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। तो ये कौन कौन सी चीजें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे? तो इसमें पहला प्रिंसिपल था कि हम इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जितने भी होते हैं उनको चेक करें, उनको समझ पाएं, जिससे कि उनको कम किया जा सके और वर्कर्स की बात को भी सुना जा सके, और साथ ही साथ जो स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट्स होते हैं, घेराव होते हैं, इनको कम किया जा सके। अब स्ट्राइक वो चीज होती है जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयर अपना कोई नियम बनाया, जैसे कि 10 से 8 आपको काम करना है, लेकिन वहां के एम्प्लॉयर को ये चीज पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है, स्ट्राइक कर देते हैं, उस काम रोक देते हैं। अब लॉकआउट क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होता है, वो क्या कर सकता है, लॉकआउट कर सकता है, वो अपनी कंपनी को बंद कर सकता है अगर लेबर की किसी चीज से वो नाराज हो। और घेराव अगर लेबर अक्सर करते हैं, जिससे कि घेराव करने से उनको जब वो किसी बात से नाराज हो जाते हैं एम्प्लॉयर के, तो कंपनी की घेराबंदी कर देते हैं, जिससे कंपनी के सारे काम ठप हो जाए। तो ये चीजें होती हैं। अगर दूसरे प्रिंसिपल में इन्होंने बताया था कि एक अच्छे लेबर मैनेजमेंट रिलेशन के लिए डिपेंड करता है एम्प्लॉयर्स के और ट्रेड यूनियंस के बीच में, जो ट्रेड यूनियन होते हैं जिससे व्यापार बढ़ता है, उनके बीच में भी ये डिपेंड करता है, मैटर करता है। साथ ही साथ जिससे इससे फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो आपस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फ्रीली देखा जा सकता है, उसे चेक किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, और उसे निपटा भी जा सकता है समय रहते, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज को खत्म भी किया जा सकता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और रिलेशन को भी मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही साथ तीसरी चीज ये थी कि जो लेबर एब्सेंट होते हैं, लेबर काम पे नहीं आते हैं, उस चीज को मिनिमाइज करना, जिससे और ये तभी पॉसिबल है जब उन्हें हम जॉब सेटिस्फेक्शन दें, और जिससे उनका मोराल बूस्ट रहे, हमेशा उनका मोराल बना रहे। तो जितना भी लेबर जितना ज्यादा आएंगे, आके काम करेंगे, उतना ज्यादा कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और लेबर्स के भी पैसे बचेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं काम पे नहीं आना चाहेंगे। तो इसलिए उनके एब्सेंट पे भी ध्यान दिया जाए कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दिन आए और प्रोडक्शन को बढ़ाएं। साथ ही साथ कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसको भी बना के रखना, जो गवर्नमेंट का इसमें पूरा सहयोग देना, जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बनता रहे। ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज जो होते हैं और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो डिजायरस होते हैं कि जिससे कि सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। उनको मतलब उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा मतलब एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की बातों को सुन के, हालांकि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी की मदद भी ली जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर इससे बहुत लोगों के जीवन प्रभावित हो तो गवर्नमेंट की मदद इसमें ली जा सकती है। तो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो कि बहुत ही जरूरी थे अगर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने हैं या इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करके रखना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने आपको डेफिनेशन बता दिया, एक नेचर बता दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन का, और कैसे अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टेब्लिश किया था वो बताया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा, और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि ये हमारा नंबर है, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना तो आप यहाँ कर सकते हैं, और 9 दिनों के अंदर अंदर प्रोडक्ट आपके घर में पहुंच जाएगा, और कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं। ऑल इंडिया हम लोग फ्री डिलीवरी देते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन पे हम EPFO पे हम पार्ट 2 इसका लेके आने वाले बहुत जल्दी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस आप मिस ना करें और हमसे आप जुड़े रहें। और अभी तक आप हमसे जुड़े रहे और टिस्का को इस मुकाम पे आप लेके आए, इसके लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।